हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। देखिए, लास्ट वाले लेक्चर में हम जनवरी मंथ के सभी आरबीआई सर्कुलर्स को डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम जनवरी मंथ का जो रिमेनिंग सर्कुलर्स है उसको हम बहुत ही डिटेल वे में समझने वाले हैं। तो आई होप कि आपने जो पहला वाला पार्ट है उसको देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो वाला पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, वो वाला लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा या फिर आने वाला जितना भी लेक्चर है अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला सर्कुलर है, ये सर्कुलर 15 जनवरी 2024 का है। आपको पता होगा कि बैंक्स एनबीएफसीज के अंदर हमेशा इस बात को इंश्योर किया जाता है कि उसका जो एक्सपोजर है, यानी कि जो लोन्स है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ना हो या फिर किसी एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा ना हो। मतलब कि किसी एक व्यक्ति को उसने बहुत सारा लोन नहीं दिया हो, इस बात को इंश्योर किया जाता है। उसका इन्वेस्टमेंट किसी एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा ना हो, इस बात को इंश्योर किया जाता है। ऐसा किस लिए किया जाता है? क्योंकि अगर कोई मान लीजिए बैंक है या फिर कोई एनबीएफसी है, उसने बहुत सारा लोन सिर्फ एक व्यक्ति को देकर के रखा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर वो व्यक्ति डिफॉल्ट करेगा तो वो एनबीएफसी या वो बैंक तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो इस चीज को इंश्योर किया जाता है हमेशा। और हमारे देश के अंदर जो एनबीएफसीज है उसके लिए इस चीज को इंश्योर करने के लिए क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन नॉर्म्स है, जिसके हिसाब से उसका किसी एक सिंगल काउंटर पार्टी को मैक्सिमम कितना एक्सपोजर होगा, इस चीज को रेगुलेट किया जाता है। उसका किसी सिंगल ग्रुप ऑफ काउंटर पार्टीज को कितना एक्सपोजर होगा, इस चीज को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, आपको पता होगा कि हमारे देश में जो भी एनबीएफसीज है उसको 4 लेयर के अंदर बांट दिया गया है। तो अपर लेयर के अंदर जो एनबीएफसी आता है, जब उसके द्वारा उसका जो एक्सपोजर रहता है किसी सिंगल काउंटर पार्टी को या फिर ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी को, वो कैलकुलेट किया जाता है। तो अपर लेयर के अंदर एनबीएफसी जो है उसके लिए बहुत सारा क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, जिसको यूटिलाइज करके वो अपना एग्रीगेट एक्सपोजर को ऑफसेट कर सकता है, अपना एग्रीगेट एक्सपोजर को वो कम कर सकता है, ताकि वो एग्रीगेट एक्सपोजर जो लिमिट बताया गया है उस लिमिट के अंदर है। लेकिन बेस लेयर और मिडिल लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज आता है उसके पास ये सब क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, जिसको वो यूटिलाइज कर सकता है। तो इस सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है, इस सर्कुलर में बेस लेयर और मिडिल लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज है उसके लिए भी इन सब क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट को अवेलेबल कर दिया गया है। आई नो बहुत लोगों को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। डोंट वरी, हम एक एक चीज को यहाँ पे बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, तो डोंट वरी। और हो सकता है कि ये सर्कुलर समझने में आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो मैं जितना आसान शब्दों में हो सकेगा मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगी। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि अक्टूबर 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्केल बेस्ड रेगुलेशन जारी किया था हमारे देश के अंदर जो एनबीएफसीज है उसके लिए। उसके तहत आरबीआई ने जितना भी एनबीएफसी है उसको उसके एसेट साइज के हिसाब से, उसके एक्टिविटी के हिसाब से, और वो कितना रिस्की है। आपको पता होगा कि एनबीएफसी एसेट फाइनेंस कंपनी होता है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होता है, अलग अलग टाइप का एनबीएफसी होता है, राइट। तो एनबीएफसीज के एसेट साइज के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से वो कितना रिस्की है उसके हिसाब से उसको 4 लेयर में बांट दिया गया। जो सबसे निचला वाला लेयर होता है उसको बेस लेयर बोला जाता है, और उसमें जो एनबीएफसी आता है उसको एनबीएफसी बीएल बोला जाता है। बेस लेयर के ऊपर जो लेयर होता है उसको मिडिल लेयर बोला जाता है, और इसमें जो एनबीएफसी आता है उसको एनबीएफसी एमएल बोला जाता है। मिडिल लेयर के ऊपर जो लेयर होता है उसको अपर लेयर बोला जाता है, और इसमें जो एनबीएफसी आता है उसको एनबीएफसी यूएल बोला जाता है। अपर लेयर के ऊपर और एक लेयर होता है जिसको टॉप लेयर बोला जाता है, और इसके अंदर जो एनबीएफसी आता है उसको एनबीएफसी टीएल बोला जाता है। यहाँ पे आप इस इमेज से देख सकते हैं, आप इस इमेज से समझ सकते हैं, जो सबसे निचला वाला लेयर है वो क्या हो गया, बेस लेयर हो गया। इसके ऊपर जो लेयर है वो मिडिल लेयर हो गया, इसके ऊपर जो है वो अपर लेयर हो गया, इसके ऊपर जो है वो टॉप लेयर हो गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये लेयर ऊपर जा रहा है उस तरीके से जो रेगुलेशन है, जो सुपरविजन है, वो भी थोड़ा सा कठोर होता जा रहा है। जैसे कि देखिए, अगर मिडिल लेयर के अंदर कोई एनबीएफसी आता है तो उसके ऊपर जो रूल रेगुलेशन होगा वो बेस लेयर के अंदर जो एनबीएफसी है उसके मुकाबले थोड़ा सा कठोर होगा। उसी प्रकार से अपर लेयर के अंदर जो एनबीएफसी आता है उसके ऊपर जो रूल रेगुलेशन होगा वो मिडिल लेयर के मुकाबले थोड़ा सा कठोर होगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे लेयर ऊपर जाते जा रहा है वैसे वैसे जो रूल रेगुलेशन है वो कठोर होते जा रहा है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम डिटेल में जाना चाहेंगे।
इस सर्कुलर को अच्छे से समझने के लिए, और ताकि आगे आप कभी भी अगर बेस लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर के बारे में कुछ भी न्यूज़ पढ़े तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो बेस लेयर के अंदर कौन-कौन सा एनबीएफसी आता है, मिडिल लेयर के अंदर कौन-कौन सा एनबीएफसी आता है, अपर लेयर के अंदर कौन-कौन सा आता है, टॉप लेयर के अंदर कौन-कौन सा आता है, इन सबको भी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएँगे। देखिए, अगर बेस लेयर का हम बात करें तो जो भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, जिसका एसेट साइज़ 1000 करोड़ से कम है, वो सब किसके अंदर आता है? बेस लेयर के अंदर आता है। इसके अलावा जो भी एनबीएफसी, जो एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, जो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर होता है, जो नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी होता है, वैसा एनबीएफसी जो लोगों से पैसा रेज नहीं करता है और ना ही तो उसका किसी प्रकार का कस्टमर इंटरफेस है, तो ये सब एनबीएफसी भी किस में आता है? बेस लेयर के अंदर आता है। अब इन सबको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें सर्कुलर भी पढ़ना है तो इतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जो आपको पता होगा कि पीयर टू पीयर लेंडिंग के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहता है, और उस प्लेटफॉर्म पे लेंडर और बोरोवर डायरेक्टली जो पैसा रहता है उसको लेंड और बोरो करता है। बीच में किसी भी प्रकार का ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं रहता है। तो वैसा एनबीएफसी जो पीयर टू पीयर लेंडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, वो एनबीएफसी बेस लेयर के अंदर आता है। आपको अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में पता होगा, तो जो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर होता है, यानी कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर से, बैंक से, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमारा जो फाइनेंशियल डेटा रहता है उसको कलेक्ट करने का काम करता है, और फिर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर, जो बैंक आपको लोन देता है, उन सब से जो डेटा रहता है उसको शेयर करता है। तो वो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर किस में आता है? बेस लेयर के अंदर आता है। उसके बाद नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी जो होता है, जो बेसिकली दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर शेयर्स ओन करता है, वो बेस लेयर के अंदर आता है। वैसा एनबीएफसी जो कि लोगों से पैसा रेज नहीं करता और ना ही तो उसका किसी प्रकार का कस्टमर इंटरफेस है, वो भी किसके अंदर आता है? बेस लेयर के अंदर आता है। समझ में आ गया बेस लेयर के अंदर कौन कौन सा एनबीएफसी आता है? अब देखिए यहाँ पे अगर हम मिडिल लेयर के बारे में बात करें तो मिडिल लेयर में, बेस लेयर में हमने क्या देखा था कि जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होता है, जिसका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम रहता है, वो बेस लेयर के अंदर आता है। मिडिल लेयर के अंदर वो सब एनबीएफसी आता है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। तो जो भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एसेट साइज, उसका एसेट साइज कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है, अगर वो लोगों से पैसा एक्सेप्ट कर रहा है तो वो मिडिल लेयर के अंदर आएगा। इसके अलावा जो भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, जिसका एसेट साइज 1000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, तो वो किसके अंदर आएगा? मिडिल लेयर के अंदर आएगा। इसके अलावा जो एनबीएफसी एज अ स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर के तौर पे काम करता है, प्राइमरी मार्केट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है उसको परचेज करने का काम करता है। जो आईडीएफ एनबीएफसी होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का काम करता है, पहले फंड रेज करता है ये और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का काम करता है, ये मिडिल लेयर के अंदर आता है। जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होता है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी होता है, जो डायरेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहता है उसको फाइनेंसिंग करने का काम करता है, तो ये सब किसके अंदर आता है? मिडिल लेयर के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अपर लेयर के अंदर कौन सा एनबीएफसी आता है? तो अपर लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज आता है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, कुछ पैरामीटर्स है, कुछ स्कोरिंग मेथोडोलॉजी है, इसके हिसाब से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और देखिए हमारे देश के अंदर एसेट साइज के हिसाब से जो टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी होता है वो हमेशा कहाँ रहता है? वो हमेशा अपर लेयर के अंदर रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर फैक्टर। अगर उस किसी भी एनबीएफसी का एसेट साइज जो जितना सारा भी टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी है एसेट साइज के हिसाब से, वो किस में आता है? वो अपर लेयर के अंदर आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें टॉप लेयर के बारे में, तो जो टॉप लेयर होता है वो हमेशा खाली रहता है। टॉप लेयर के अंदर कब कोई एनबीएफसी आता है? देखिए, तो अपर लेयर में कोई एनबीएफसी है, आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि उस एनबीएफसी को लेकर के जो पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। यानी कि अगर अपर लेयर के अंदर कोई एनबीएफसी है और आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि अगर इस एनबीएफसी में किसी भी प्रकार का कुछ फ्रॉड होता है, किसी भी प्रकार का नेगेटिव एक्टिविटी होता है, तो इसका प्रभाव फाइनेंशियल सिस्टम जो है हमारे देश का उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। तो उस एनबीएफसी को आरबीआई क्या करता है? टॉप लेयर के अंदर डाल देता है। समझ में आ गया आपको स्केल बेस्ड रेगुलेशन क्या है?
अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर। आई होप अब आपको सर्कुलर आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे जैसा कि हमने बात किया कि हमारे देश में जितना भी एनबीएफसी है उसको 4 लेयर के अंदर बांट दिया गया है, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। तो अपर लेयर के अंदर जो एनबीएफसी है उसके लिए लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क है, जिसके तहत उसको गवर्न किया जाता है कि उसका किसी सिंगल काउंटर पार्टी को मैक्सिमम कितना एक्सपोजर रहेगा, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी को मैक्सिमम कितना एक्सपोजर रहेगा, जिसके बारे में जो एनबीएफसी के लिए मास्टर डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी स्केल बेस्ड रेगुलेशन डायरेक्शन 2023, उसके पैराग्राफ 110 में बताया गया है। तो उस हिसाब से देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अपर लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज है उसका किसी सिंगल काउंटर पार्टी को उसका जो कैपिटल बेस है उससे 25% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वो एक्सपोजर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन या इन्वेस्टमेंट है तो इस केस में ये 30% हो सकता है। ठीक है। ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज का अगर हम बात करें तो अपर लेयर के अंदर जो एनबीएफसी है उसका किसी ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज को, अच्छा, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज का क्या मतलब होता है, जैसे कि कोई कंपनी है उसका अलग अलग सब्सिडरीज है, तो उन सबको मिला करके कितना लोन दिया जा सकता है ये बोला जा रहा है। ठीक है। तो अपर लेयर के अंदर कोई एनबीएफसी है उसका किसी ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज को मैक्सिमम कितना एक्सपोजर हो सकता है, मैक्सिमम उसको 35% उसका कैपिटल बेस का एक्सपोजर हो सकता है। तो ये तो यहाँ पे हो गया अपर लेयर के अंदर जो एनबीएफसी आता है उसके लिए। तो अपर लेयर के अंदर जो एनबीएफसी आता है उसको किसके थ्रू गवर्न किया जाता है, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के थ्रू गवर्न किया जाता है। ठीक है। लेकिन बेस लेयर और मिडिल लेयर के अंदर जो एनबीएफसी आता है उसको यहाँ पे जो आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन है उसके पैराग्राफ 32 और पैराग्राफ 91 के अंदर जो क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन नॉर्म्स को प्रिस्क्राइब किया गया है उसके तहत गवर्न किया जाता है। बेस लेयर और मिडिल लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज आता है उसके लिए क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन नॉर्म्स है जिसके तहत उसको गवर्न किया जाता है, जिसके बारे में आरबीआई का जो एनबीएफसीज के ऊपर मास्टर डायरेक्शन है उसके पैराग्राफ 32 और 91 में मेंशन है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उस हिसाब से अपर लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज आता है उसको छोड़ करके मिडिल लेयर और बेस लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज है उसका किसी सिंगल काउंटर पार्टी को उसके टीयर 1 कैपिटल का 25% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं हो सकता है। हालांकि अगर वो एक्सपोजर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन या इन्वेस्टमेंट है तो इस केस में ये 5% से ज्यादा हो सकता है। यानी कि अगर बेस लेयर या मिडिल लेयर के अंदर कोई एनबीएफसी है वो किसी काउंटर पार्टी को इंफ्रास्ट्रक्चर लोन या फिर कहीं पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इस केस में उसका एक्सपोजर 30% मैक्सिमम हो सकता है। ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पार्टीज का अगर हम बात करें तो अपर लेयर और मिडिल लेयर का जो कैपिटल बेस है, जो टीयर 1 कैपिटल है, उसका 40% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन और इन्वेस्टमेंट के केस में ये 50% तक हो सकता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे नॉर्म्स है। अब देखिए, अपर लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज है उसके द्वारा जब एग्रीगेट एक्सपोजर को कैलकुलेट किया जाता है उसका किसी सिंगल काउंटर पार्टी को या फिर ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज को कितना एक्सपोजर है, इस चीज को जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसके पास बहुत सारा क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने एक्सपोजर को ऑफसेट कर सकता है। सबसे पहले तो ये क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है, देखिए, कोई बोरोवर डिफॉल्ट करेगा, इस बात का जो रिस्क रहता है ये क्या कहलाता है, क्रेडिट रिस्क कहलाता है। अब जिन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इस रिस्क को किसी दूसरे पार्टी के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। अब क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कोलेट्रल होता है, गारंटी होता है, ये सब क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो अपर लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज है उसके द्वारा क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज करके जो उसका एग्रीगेट एक्सपोजर होता है उसको वो ऑफसेट करता है, यानी कि उसको वो कम करता है ताकि जो लिमिट के बारे में हमने ऊपर बात किया था उस लिमिट के अंदर उसका एग्रीगेट एक्सपोजर रहे किसी सिंगल काउंटर पार्टी को या फिर ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज को। एकदम साधारण शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, अपर लेयर के अंदर जो एनबीएफसी होता है उसका जो किसी सिंगल काउंटर पार्टी को एग्रीगेट एक्सपोजर रहता है तो उसमें से जो कोलेट्रल का अमाउंट रहता है, जो कोलेट्रल का वैल्यू रहता है, जो गारंटी का अमाउंट रहता है, उसको घटा दिया जाता है और इस तरीके से वो अपना एग्रीगेट एक्सपोजर को कम करता है। समझ में आ गया।
अब देखिए कौन कौन सा क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है अपर लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज है उसके लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, ये क्या होता है, कोलेट्रल होता है, गारंटी होता है, तो कैश मार्जिन, कॉशन मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि बोरोवर के द्वारा एडवांस के अगेंस्ट में जमा किया जाता है और जिसके ऊपर एनबीएफसी का अधिकार रहता है। इसके बाद जो केंद्र सरकार का गारंटी होता है, जैसे कि हमने बात किया था कि क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट में गारंटी भी आता है, तो जो केंद्र सरकार का गारंटी रहता है जिसके ऊपर 0% रिस्क वेट असाइन किया जाता है। आपको पता होगा कि लोन के टाइप के हिसाब से उसके ऊपर रिस्क वेट असाइन किया जाता है, जो जितना रिस्की होता है उसके ऊपर उतना ज्यादा रिस्क वेट असाइन किया जाता है। तो जो केंद्र सरकार का गारंटी है, कोई एक्सपोजर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड है, तो उसके ऊपर 0% रिस्क वेट असाइन किया जाता है। तो यहाँ पे इसको एज अ क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूटिलाइज किया जाता है। इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट का गारंटी होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में हमने क्या बात किया था कि 0% रिस्क वेट असाइन किया जाता है, ठीक है। कोई एक्सपोजर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड है तो उसके ऊपर 0% रिस्क वेट असाइन किया जाता है। और अगर कोई एक्सपोजर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड है तो उसके ऊपर 20% रिस्क वेट असाइन किया जाता है। यानी कि अगर कोई एक्सपोजर है, मान लीजिए कि 100 रुपए किसी को लोन दिया गया और वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड है, तो उसके अगेंस्ट में जो एनबीएफसी है उसको 20 रुपए अलग से रखना पड़ता है पोटेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूटिलाइज करके अपर लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज है वो अपना एक्सपोजर को ऑफसेट करता था, वो अपना एक्सपोजर को रिड्यूस करता था ताकि जो लिमिट है उस लिमिट के अंदर उसका एक्सपोजर रहे और यहाँ पे जो भी एक्सपोजर से जुड़ा हुआ रिस्क है उसको वो कम करता था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अपर लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज आता है उसको लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के तहत गवर्न किया जाता है और बेस लेयर और मिडिल लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज आता है उसको क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन नॉर्म्स के तहत गवर्न किया जाता है। अब एनबीएफसीज के द्वारा जो ये कंसंट्रेशन नॉर्म्स को कैलकुलेट किया जाता है, जैसा कि देखा कि अपर लेयर में जो एनबीएफसी है उसके लिए बहुत सारा क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जिसको यूटिलाइज करके अपने कंसर्न जो जो उसका एक्सपोजर रहता है उसको वो ऑफसेट कर सकता है। लेकिन बेस लेयर और मिडिल लेयर के अंदर वो सब क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे एनबीएफसीज के द्वारा जो कंसंट्रेशन नॉर्म्स को कैलकुलेट किया जाता है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक कंसिस्टेंसी लाने के लिए यहाँ पे आरबीआई के द्वारा क्या डिसाइड किया गया है अब हम उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी से हम अभी से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हम चीजों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए मिडिल लेयर के बारे में अगर हम बात करें तो मिडिल लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज आता है उसके द्वारा अभी किस तरीके से एग्रीगेट एक्सपोजर को कैलकुलेट किया जाता है, उसका जो किसी सिंगल काउंटर पार्टी को एग्रीगेट एक्सपोजर रहता है, सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट करने के समय में जो ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर रहता है उसको भी लिया जाता है और जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर रहता है उसको भी लिया जाता है। अब ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर ऐसा एक्सपोजर होता है जो कि डायरेक्टली बैलेंस शीट में दिखता है, जैसे कि लोन्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स ऐसा एक्सपोजर्स होता है जो कि डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं दिखता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक एनबीएफसी है, उसने अपने कस्टमर के बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी को एक गारंटी इशू किया है और उस गारंटी के हिसाब से अगर उस एनबीएफसी का कस्टमर उस थर्ड पार्टी को पैसा नहीं चुकाएगा तो जो एनबीएफसी है वो आगे आकर के उस थर्ड पार्टी को पैसा चुकाएगा। तो यहाँ पे ये क्या एक तरीके से कंटिंजेंट लायबिलिटीज है। बैंक का जो लायबिलिटी है वो क्रिएट होगा कि नहीं होगा ये निर्भर करता है कस्टमर के, एनबीएफसी का जो कस्टमर है उसके एक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके का जो एक्सपोजर रहता है वो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है। तो मिडिल लेयर के अंदर जो एनबीएफसी है जब उसके द्वारा उसका किसी सिंगल काउंटर पार्टी को जो एक्सपोजर रहता है उसको कैलकुलेट किया जाता है तो इसमें ऑन बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर दोनों लिया जाता है और जो भी मास्टर डायरेक्शन के अंदर कैपिटल कंप्यूटेशन मेथड है उसके हिसाब से एग्रीगेट एक्सपोजर को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि जब लोन या फिर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, तो उस समय जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहता है उसको एज अ ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर के तौर पे लिया जाता है एग्रीगेट एक्सपोजर को कैलकुलेट करने के समय में। और क्योंकि ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर बैलेंस शीट में नहीं दिखता है, डायरेक्टली नहीं दिखता है, तो इसीलिए ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर को क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर का इस्तेमाल करके इसको एक क्रेडिट रिस्क इक्विवेलेंट अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर उस अमाउंट को एज अ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर के तौर पे लिया जाता है एग्रीगेट एक्सपोजर को कैलकुलेट करने के लिए। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए
मिडिल लेयर के अंदर जो एनबीएफसी है उसका किसी सिंगल काउंटर पार्टी को जो एक्सपोजर रहता है उस एक्सपोजर को ऑफसेट करने के लिए अभी उसके पास सिर्फ एक ही क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जिसका नाम है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। सिर्फ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का इस्तेमाल करके ही उसका किसी सिंगल काउंटर पार्टी को जो एक्सपोजर रहता है उसको वो ऑफसेट करता है, उसको वो कम करता है, उससे जुड़ा हुआ जो रिस्क रहता है उसको वो कम करता है। अब ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता क्या है? तो ये इंश्योरेंस की तरह होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, तो उसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, उसके गाड़ी में किसी प्रकार का डैमेज हुआ, अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हुआ, तो ये सब जो लॉस रहता है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करता है और उसके बदले में वो जो व्यक्ति रहता है वो हर साल या हर महीने प्रीमियम के तौर पे कुछ पैसा पे करता है। तो सेम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप भी ऐसा ही होता है। ये डेट के लिए एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को फी देता है जिसके बदले में जो दूसरा पार्टी रहता है वो पहले पार्टी को प्रोटेक्शन देता है कि अगर बोरोवर डिफॉल्ट करेगा तो हम कंपनसेट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक बैंक है, ठीक है। बैंक ने एक कंपनी को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया। अब बैंक को चिंता हो रहा है कि वो कंपनी पैसा चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। तो बैंक यहाँ पे क्या करता है, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और उससे एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बाय कर लेता है। तो यहाँ पे जो ये CDS है, जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, उसका बायर बैंक हो गया और इंश्योरेंस कंपनी इसका सेलर हो गया। अब बैंक क्या करता है, लेट्स से कि हर साल बैंक इंश्योरेंस कंपनी को 20,000 रुपए देता है और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी इस बात पे सहमत होता है कि जब भी कंपनी के द्वारा डिफॉल्ट किया जाएगा तो वो 1 करोड़ रुपया जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बैंक को चुकाएगा। समझ में आ गया? तो ये होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो डिफॉल्ट होने का रिस्क है उसको यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया है, राइट। तो जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, सिर्फ यही एक क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल था मिडिल ईयर के अंदर जो एनबीएफसी है उसके पास, जिसका इस्तेमाल करके उसका किसी काउंटर पार्टी को जो एक्सपोजर रहता था उसको ऑफसेट करता था, जो भी रिस्क रहता था उसको वो कम करता था। अब यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे अपर लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज है उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट गारंटी अवेलेबल है एज अ क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, उसको अब मिडिल लेयर के लिए भी अवेलेबल कर दिया गया है। जैसा कि हमने देखा था कैश मार्जिन, कॉशन मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसको कि बोरोवर के द्वारा जमा किया जाता है एडवांसेस इसके अगेंस्ट में और जिसके ऊपर एनबीएफसी का अधिकार रहता है, जो केंद्र सरकार का गारंटी होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का गारंटी है, तो इन सबको अब अवेलेबल कर दिया गया है एज अ क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा जो CGTMSE है, क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, जिसके अंदर बैंकों को गारंटी दिया जाता है, तो यहाँ पे एमएसएमई लोन के अगेंस्ट में, तो ये गारंटी। इसके बाद जो आपका क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग के तहत गारंटीज इशू किया जाता है। जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के तहत इंडिविजुअल स्कीम्स है उसके तहत जो गारंटीज इशू किया जाता है, तो इन सब को भी एज अ क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल कर दिया गया है मिडिल लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज है। यानी कि अब इन सब क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज करके जब उसके द्वारा एग्रीगेट एक्सपोजर को कैलकुलेट किया जाएगा, तो इन सब क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज करके वो अपना जो एक्सपोजर है उसको वो ऑफसेट कर सकता है, उसको वो कम कर सकता है, ताकि जो एक्सपोजर लिमिट है उसके अंदर में एक्सपोजर रहे और जो एक्सपोजर से जुड़ा हुआ रिस्क है उसको वो कम कर सकता है। समझ में आ गया? तो बस इस पूरे सर्कुलर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही बोला गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऐसा एक्सपोजर है जिसके ऊपर जो क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन नॉर्म्स है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ऐसे कुछ एक्सपोजर के बारे में ऑलरेडी जो एनबीएफसी के लिए मास्टर डायरेक्शन है उसके पैराग्राफ 91 में मेंशन है। यहाँ पे कुछ और एक्सपोजर को के बारे में बताया गया है जिसके ऊपर क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन नॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि उस केस में कितना भी जो लोन है वो दिया जा सकता है। जैसे कि देखिए, केंद्र सरकार को जो एक्सपोजर रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट को जो एक्सपोजर रहेगा जिसके ऊपर 0% रिस्क वेट असाइन किया जाएगा, तो वैसे एक्सपोजर के ऊपर क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन नॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद वैसा एक्सपोजर जिसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इंटरेस्ट अमाउंट है, वो दोनों ही केंद्र सरकार के द्वारा गारंटीड होगा, तो इसके ऊपर भी जो क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन नॉर्म्स है वो एप्लीकेबल नहीं होगा।
इसके बाद यहाँ पे डिस्क्लोजर के बारे में बोला जा रहा है। तो अगर कोई एनबीएफसी है जो किसी साल के अंदर जो ये प्रूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट है उसको क्रॉस करता है, तो इसके बारे में उसको अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट में बताना होगा। ठीक है, तो ये तो मिडिल लेयर के बारे में हमने देख लिया। अब देखिए बेस लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज है उसके द्वारा किस तरीके से एग्रीगेट एक्सपोजर को कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एनबीएफसी बीएल है उसके पास एक इंटरनल बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होना चाहिए क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन लिमिट के लिए। उसका जो किसी सिंगल बोरोवर या पार्टी या सिंगल ग्रुप ऑफ बोरोवर या पार्टीज के लिए होगा उसके लिए। और जिस तरीके से मिडिल लेयर के द्वारा एक्सपोजर को कैलकुलेट किया जाएगा सेम उसी तरीके से बेस लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज है उसके द्वारा भी एक्सपोजर को कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो जो क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, जो जो कोलेटरल, जो जो गारंटीज बेस मिडिल लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज है उसके लिए अवेलेबल कर दिया गया है, तो वो सब बेस लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज है उसके लिए भी अवेलेबल कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपर लेयर के बारे में हम बात करें तो अपर लेयर के केस में बस एक चीज को क्लैरिफाई किया गया है कि अपर लेयर के लिए जो लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क है तो उसके अंदर जो क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है, जो गारंटीज के बारे में बताया गया है, उसको यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि वो डायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो गारंटर है उसके द्वारा ही गारंटी का पैसा दिया जाएगा। ये एक्सप्लिसिट होना चाहिए, यानी कि ये क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इररिवोकेबल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज गारंटी दिया गया और कल को इसको हटा लिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये अनकंडीशनल होना चाहिए, किसी भी प्रकार का रिक्वायरमेंट, किसी भी प्रकार का कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। अब जो भी इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमने बात किया है वो जिस डेट को इस सर्कुलर पब्लिश हुआ था 15 जनवरी, राइट, तो उसी डेट से ये जितना भी इंस्ट्रक्शंस है वो एप्लीकेबल हो गया है, लागू हो गया है। इसके अलावा लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंदर जो दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन है, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन नॉर्म्स के अंदर जो दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। वो जैसे पहले था अभी भी वो ऐसे ही एप्लीकेबल होगा। इस चीज को भी यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है। तो ये सबसे पहला सर्कुलर हो गया हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितनी सारी भी चीजें हमने डिस्कस की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अपर लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज है उसके लिए जो जो क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल था जिसको यूटिलाइज करके वो अपना एक्सपोजर को ऑफसेट कर सकता था, उसको अब मिडिल लेयर और बेस लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज है उसके लिए भी अवेलेबल कर दिया गया है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, दूसरे सर्कुलर को देखें। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर भी 15 जनवरी 2024 का है और ये पूरा एक गाइडलाइंस है, तो इसको समझाने में भी थोड़ा सा समय लग सकता है, हालांकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पता होगा कि हमारे देश में जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं मेनली वो दो तरह का है। एक तो है आपका हमारे देश में जितना भी कोऑपरेटिव बैंक्स है वो दो टाइप का है। एक तो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और एक है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। अब जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है ना उसको 3 लेवल पे डिवाइड किया गया है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जिसको कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स भी बोला जाता है, और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। तो यहाँ पे इस सर्कुलर में हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो कि स्टेट लेवल पे काम करता है और स्टेट के अंदर जो दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है उसको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम करता है, और जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट को लेकर के आरबीआई ने पूरा गाइडलाइंस इशू किया है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, रीअपॉइंट किया जाता है, उसको लेकर के आरबीआई ने पूरा गाइडलाइंस इशू किया है। सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता कौन है? देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिट को कंडक्ट करता है। ऐसा ऑडिटर होता है, ऐसा ऑडिट फर्म होता है जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिट को कंडक्ट करता है। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट ऐसा ऑडिट होता है जो कि कानूनी तौर पे अनिवार्य होता है किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे पूरा गाइडलाइंस इशू किया गया है। तो आइए इसको देखते हैं।
सबसे पहले तो देखिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 2020 में बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो कि 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था। उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, जो भी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, देखिए यहाँ पे अब मैं बैंक बोलूंगी क्योंकि बार बार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं सिर्फ बैंक्स बोलूंगी, आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे 2020 में जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो कि 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था, इसके हिसाब से जो भी बैंक्स है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो भी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, उसके लिए ये अनिवार्य है कि वो किसी भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या रिमूवल के पहले आरबीआई का प्रायर अप्रूवल ले। अब यहाँ पे ये 1 अप्रैल 2021 से ये लागू हो गया था। तो यहाँ पे अब आरबीआई ने क्या किया है, तो यहाँ पे आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो सेक्शन 30 सबसेक्शन 1A है, जिसके तहत उसको पावर मिला है, उसका इस्तेमाल करते हुए आरबीआई ने यहाँ पे पूरा गाइडलाइंस इशू किया है कि किस तरीके से जो बैंक्स है उसके द्वारा आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लिया जाएगा, किस तरीके से स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा, रीअपॉइंट किया जाएगा, उसको रिमूव किया जाएगा। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा किसी ऑडिट फर्म को एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट करने के लिए, क्या टेन्योर होगा, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा गाइडलाइंस है ये 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो जाएगा, और 1 अप्रैल 2024 से जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और उसके बाद जो भी फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, वो जिस भी फाइनेंशियल ईयर में वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, उस फाइनेंशियल ईयर के 31 जुलाई से पहले वो आरबीआई को प्रायर अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर देगा। तो यहाँ पे ये जो दोनों डेट है ये इंपॉर्टेंट है। एक तो 1 अप्रैल 2024 जब से ये गाइडलाइन प्रभावी हो जाएगा, और दूसरा है ये 31 जुलाई, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाना है, तो उस फाइनेंशियल ईयर के 31 जुलाई से पहले आरबीआई के प्रायर अप्रूवल के लिए जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देना होगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को। एप्लीकेबिलिटी तो आपको समझ में आ ही गया होगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर ये जो गाइडलाइंस है वो एप्लीकेबल होगा। अब देखिए यहाँ पे पर्पस के बारे में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने देख लिया कि पर्पस क्या है। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था, तो उसके तहत ये अनिवार्य है कि जो भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या रिमूवल से पहले आरबीआई का प्रायर अप्रूवल ले, उसके बाद ही वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से अप्रूवल लिया जाएगा, किस तरीके से स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा, रीअपॉइंट किया जाएगा, और जो भी रिलेटेड मैटर्स है उसको लेकर के गाइडलाइंस इशू किया गया है। तो सबसे पहला बात कौन सा बोला गया है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये बोला गया है कि जो बैंक है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या रिमूवल के पहले आरबीआई का प्रायर अप्रूवल ऑब्टेन करेगा, और यहाँ पे कोई ऑडिट फर्म है उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया है, तो उसका रीअपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो रीअपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे एनुअल बेसिस पे आरबीआई का जो प्रायर अप्रूवल है वो बैंक को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या पूरा प्रोसीजर है अप्रूवल लेने का, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड यहाँ पे हमारे देश के अंदर जो आईसीएआई है, उससे एनुअल बेसिस पे जितना भी ऑडिट फर्म है उसका एक लिस्ट लेगा। जो भी पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जो कि ऑडिट को कंडक्ट करता है, तो उसका एक लिस्ट लेगा नाबार्ड। और उसके बाद नाबार्ड क्या करेगा, उसके बाद नाबार्ड इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से वो जो भी एलिजिबल ऑडिट फर्म्स है उसका एक ऑल इंडिया स्टेट वाइज लिस्ट तैयार करेगा, और फिर वो इस लिस्ट को जो बैंक्स है उसके साथ शेयर करेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर के सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट के लिए। और उसके बाद जो बैंक होगा वो इस लिस्ट में से ऑडिट फर्म को सेलेक्ट करेगा, और फिर बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या जो ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड है उससे अप्रूवल लेगा। फिर यहाँ पे जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए किया जा रहा है अपॉइंटमेंट, उसके 31 जुलाई से पहले वो जो आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है उसको वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है प्रायर अप्रूवल लेने का, समझ में आ गया।
इसके बाद यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बोला जा रहा है कि कौन कौन से ऑडिट फर्म को एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे सर्कुलर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बताया गया था। मैंने भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी पॉइंट लिया है, उतना ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे लिया है। तो देखिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे निर्भर करेगा कि जो बैंक है उसका एसेट साइज क्या है। तो जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च तक जो बैंक होगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उसका जो एसेट साइज है वो अगर 15,000 करोड़ से ज्यादा है तो इस केस में अलग क्राइटेरिया है। 1,000 करोड़ से ज्यादा है, 15,000 करोड़ तक है तो इस केस में अलग क्राइटेरिया है। 1,000 करोड़ तक है तो इस केस में अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, तो एक एक क्राइटेरिया को हम यहाँ पे ध्यान से समझने वाले हैं और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे गाइडलाइन का। ठीक है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि उस पर्टिकुलर ऑडिट फर्म के अंदर मिनिमम कितना फुल टाइम पार्टनर होना चाहिए जो कि फर्म के साथ कम से कम 3 साल से जुड़ा है। तो 15,000 करोड़ से ऊपर के केस में, यानी कि किसी ऑडिट फर्म को अपॉइंट किया जा रहा है ऐसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में जिसका एसेट साइज 15,000 करोड़ से ज्यादा है, तो इस केस में उस ऑडिट फर्म का जो उस ऑडिट फर्म के अंदर मिनिमम जो फुल टाइम पार्टनर होना चाहिए जो कि फर्म के साथ कम से कम 3 साल से जुड़ा होना चाहिए, उसका संख्या 5 है। ठीक है, 1,000 करोड़ से ज्यादा और 15,000 करोड़ तक वाले केस में 3 होना चाहिए, 1,000 करोड़ तक वाले केस में 2 होना चाहिए। ठीक है, पहला समझ में आ गया। मिनिमम नंबर ऑफ फुल टाइम पार्टनर्स एसोसिएटेड विद द फर्म फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स, कम से कम 3 साल से वो फर्म के साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे कि उस फर्म के अंदर जो भी फुल टाइम पार्टनर्स होगा उसमें से जो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वैसा फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि फर्म के साथ कम से कम 3 साल से जुड़ा हुआ है, तो उसका संख्या कितना होना चाहिए। तो 15,000 करोड़ से ऊपर वाले केस में कम से कम ये संख्या 4 होना चाहिए, 1,000 करोड़ से ऊपर और 15,000 करोड़ तक वाले केस में कम से कम वैसा फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट का संख्या 2 होना चाहिए और 1,000 करोड़ तक वाले केस में 1 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फर्म के अंदर जो फुल टाइम पार्टनर्स रहेगा, जो पेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके पास CISA या ISA या DISA क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो वैसा फुल टाइम पार्टनर्स या वैसा पेड चार्टर्ड अकाउंटेंट का मिनिमम संख्या 15,000 करोड़ से ऊपर वाले केस में उस फर्म के अंदर 2 होना चाहिए, 1,000 करोड़ से ऊपर और 15,000 करोड़ तक वाले केस में कम से कम 1 होना चाहिए और 1,000 करोड़ तक वाले केस में कम से कम 1 होना चाहिए। हालांकि मान लीजिए कि कोई ऐसा बैंक है जिसका कि एसेट साइज 1,000 करोड़ तक है, ठीक है, और उसमें किसी ऑडिट फर्म को अपॉइंट किया जा रहा है और उस ऑडिट फर्म के अंदर कोई भी ऐसा फुल टाइम पार्टनर या फिर पेड चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है जिसके पास इन सब में से कोई भी क्वालिफिकेशन है, तो भी उसको कंसीडर किया जाएगा। अगर एक व्यक्ति होता है, एक फुल टाइम पार्टनर या पेड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जिसके पास इन सब में से कोई भी क्वालिफिकेशन है, तो उस ऑडिट फर्म को प्रेफर किया जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी होगा, दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर वो खड़ा उतरता है, तो उसको कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो है मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स ऑफ ऑडिट एक्सपीरियंस ऑफ द फर्म। उस पर्टिकुलर ऑडिट फर्म का ऑडिट एक्सपीरियंस कम से कम कितने साल का होना चाहिए। तो 15,000 करोड़ से ऊपर वाले केस में 8 होना चाहिए, कम से कम 8 साल का ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए उस ऑडिट फर्म का। 1,000 करोड़ से ऊपर और 15,000 करोड़ तक वाले केस में कम से कम 4 साल का ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1,000 करोड़ तक वाले केस में कम से कम 1 साल का ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 1 साल का रहेगा तो उस ऑडिट फर्म को प्रेफर किया जाएगा 1,000 करोड़ तक वाले केस में। अगर नहीं भी होगा तो भी उसको कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि उस पर्टिकुलर ऑडिट फर्म का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में मिनिमम कितने साल का स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 15,000 करोड़ से ऊपर वाले केस में मिनिमम 2 साल का जो स्टैट्यूटरी ऑडिट का एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में। 1,000 करोड़ से ऊपर और 15,000 करोड़ तक वाले केस में कम से कम 1 साल का होना चाहिए और 1,000 करोड़ तक वाले केस में 1 साल का होना चाहिए कम से कम। अगर नहीं भी होगा फिर भी चलेगा, उसको कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि उस पर्टिकुलर ऑडिट फर्म के अंदर मिनिमम कितना प्रोफेशनल स्टाफ होना चाहिए। तो 15,000 करोड़ से ऊपर वाले केस में मिनिमम 8 होना चाहिए,
1000 करोड़ से ऊपर और 15,000 करोड़ तक वाले केस में मिनिमम 4 होना चाहिए, 1000 करोड़ तक वाले केस में मिनिमम 2 होना चाहिए। तो ये सब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर जो भी ऑडिट फॉर्म खड़ा उतरेगा उसको एलिजिबल माना जाएगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए। मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको खुद से देख लीजिए ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, खुद से एक बार बस रीड कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर किसी फ्रेश स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है तो इस केस में जो नाबार्ड का लिस्ट है उस लिस्ट में से बैंक जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसको सेलेक्ट करेगा, वैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को सेलेक्ट करेगा जो कि इन सब रिक्वायरमेंट के ऊपर खरा उतरता है। और उसके बाद उन ऑडिट फर्म्स का नाम, जो भी शॉर्ट लिस्टेड ऑडिट फर्म का नाम है, उसको आरबीआई को भेजा जाएगा। जो प्रोसीजर है जिसके बारे में अपेंडिक्स 2 के अंदर मेंशन है, यहाँ पे आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो इस प्रोसीजर के हिसाब से जो नाम है ऑडिट फर्म का वो आरबीआई को भेजा जा सकता है। ठीक है, आई होप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। एक बार जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप पॉज करके देख सकते हैं, उसको एक बार बस आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के बारे में बोला जा रहा है। आपको पता होगा कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंस कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी कंपनी का जो अपने आप को बता रहा है वो सच में है कि नहीं है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो बैंक का बोर्ड रहेगा या जो ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड रहेगा वो ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को चेक करेगा, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को चेक करेगा, उसको मॉनिटर करेगा, उसको असेस करेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली एक ऐसा सिचुएशन होता है जिस सिचुएशन में इस बात का संभावना रहता है कि वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने पर्सनल या फाइनेंशियल हित के लिए उसका जो प्रोफेशनल काम है उसको वो अच्छे से नहीं करे, उसको वो अनबायस्ड होकर के नहीं करे। तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि मान लीजिए कि किसी बैंक के अंदर किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया गया और उस बैंक का जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है उससे उस पर्टिकुलर ऑडिटर का कोई संबंध है, तो यहाँ पे चांसेस है कि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, चांसेस है कि वो अनबायस्ड होकर के उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि बैंक का जो बोर्ड होगा या जो ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड होगा वो ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मॉनिटर करेगा और असेस करेगा। और अगर किसी भी प्रकार का कंसर्न रेज होता है तो इसके बारे में बोर्ड या जो ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड है वो नाबार्ड को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बैंक का कंकरेंट ऑडिटर होगा उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर किसी बैंक के अंदर कोई कंकरेंट ऑडिटर है तो सेम बैंक के अंदर उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए कंसीडर नहीं किया जा सकता है। कंकरेंट ऑडिटर क्या होता है? कंकरेंट ऑडिटर कंकरेंट ऑडिट करता है और इसमें क्या होता है कि बैंक के अंदर जैसे जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वैसे वैसे उसका ऑडिट होते जाता है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैंक का जो कंकरेंट ऑडिटर रहेगा उसको सेम बैंक के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट करने के लिए कंसीडर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक ऑडिट असाइनमेंट खत्म होने के बाद और दूसरा ऑडिट असाइनमेंट शुरू होने में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए सेम बैंक के अंदर। इस चीज को यहाँ पे क्लियरिफाई किया गया है। इसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसी भी नॉन ऑडिट वर्क जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर के द्वारा किया गया होगा अपॉइंटिंग बैंक के अंदर, तो उसके बीच में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए अपॉइंटमेंट से पहले और अपॉइंटमेंट से पहले और स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो टेन्योर है वो खत्म होने के बाद। इसका मतलब क्या होता है उसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऑडिट फर्म है जिसने कि किसी बैंक को नॉन ऑडिट सर्विस प्रोवाइड किया है, टैक्स ऑडिट किया है या फिर टैक्सेशन मैटर के ऊपर एडवाइस दिया है, किसी भी प्रकार का नॉन ऑडिट सर्विस उस बैंक को प्रोवाइड किया है। तो जब उस ऑडिट फर्म ने उस बैंक को नॉन ऑडिट सर्विस प्रोवाइड किया है तो उसके कम से कम 1 साल तक उसको एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता है उस बैंक के अंदर। ठीक है, और अगर कोई ऑडिट फर्म है जिसको कि एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया है उस बैंक के अंदर और जो भी उसका टेन्योर है वो खत्म हो गया है, तो टेन्योर खत्म होने के कम से कम 1 साल तक उसको उसके द्वारा किसी भी प्रकार का नॉन ऑडिट सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा उस बैंक को। तो ये बोला जा रहा है कि किसी भी नॉन ऑडिट वर्क के बीच में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए अपॉइंटमेंट से पहले और स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो टेन्योर है उसके खत्म होने के बाद। क्लियर हो गया ये भी?
इसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हालांकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो टेन्योर रहेगा उस दौरान बैंक का जो बोर्ड है या जो ऑडिट कमेटी और बोर्ड है उसके डिसीजन के हिसाब से जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो ऑडिट फर्म को जो नॉन ऑडिट वर्क है वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, वैसा सर्विस प्रोवाइड कर सकता है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेज ना हो। तो यहाँ पे देखिए पूरा लिस्ट बताया गया है कि कौन कौन सा नॉन ऑडिट वर्क के तौर पे माना जाएगा। तो जो टेक्स्ट ऑडिट है, टैक्स रिप्रेजेंटेशन है, टैक्सेशन मैटर के ऊपर एडवाइस देना हो गया, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो गया, वैसा सर्टिफिकेट इशू करना जिसको कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर के द्वारा बनाना रिक्वायर है, अनिवार्य है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिपोर्टिंग। तो इन सब चीज़ों से जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज ना हो, ये सब नॉन ऑडिट वर्क के तौर पे माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर के परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के बारे में बोला गया है। तो जो भी बैंक का बोर्ड है, जो ऑडिट कमेटी और बोर्ड है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो परफॉर्मेंस है उसको एनुअली रिव्यू करेगा, साल में एक बार उसको रिव्यू करेगा। और किसी भी प्रकार का अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें किसी भी प्रकार का चूक या फिर लापरवाही मिलता है, उसको जिस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, जिस प्रकार से उसको काम करना चाहिए, जो कंडक्ट इशू है उसमें किसी भी प्रकार का चूक या फिर लापरवाही मिलता है, तो इसके बारे में बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के साथ नाबार्ड को बताना पड़ेगा। और कब ये बताना पड़ेगा, तो ऑडिट खत्म होने के 2 महीने के अंदर नाबार्ड को इसके बारे में बताना पड़ेगा कि इस स्टैट्यूटरी ऑडिटर के द्वारा किसी प्रकार का चूक या फिर लापरवाही किया गया है। और देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे अभी का स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी नॉर्म्स है, अगर उसका वायलेशन किया जाता है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसके द्वारा जब वो ऑडिट को कंडक्ट कर रहा होगा, तो जैसे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको इनएक्यूरेटली रिव्यू किया गया, तो इन सब केस में जो भी रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी सुपरविजरी फ्रेमवर्क है उसके तहत उस स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ डील किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाँ उसके बाद ये वाला हो गया। इसके बाद यहाँ पे टेन्योर के बारे में बोला जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर को एक बार में मैक्सिमम 1 साल तक के लिए ही अपॉइंट किया जा सकता है। अगर सेम ऑडिट फर्म को एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर रीअपॉइंट करना है तो यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को एक बार में मैक्सिमम 1 साल के लिए ही अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद उसका जो रीअपॉइंटमेंट होगा वो एनुअल बेसिस पे होगा और वो नेक्स्ट 2 साल तक हो सकता है। यानी कि मैक्सिमम एक ऑडिट फर्म को 3 साल के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, एनुअल बेसिस पे उसका रीअपॉइंटमेंट होगा। मैक्सिमम 3 साल के लिए एक ऑडिट फर्म को स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है, ऑफकोर्स अगर वो जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है उसके ऊपर खरा उतरता है तो। और यहाँ पे उस पीरियड के दौरान, उस 3 साल के दौरान प्री मैच्योर रिमूवल भी अलाउ है। यानी कि मान लीजिए कि कोई ऑडिट फर्म है जिसको कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया गया है और 1 साल उसने काम किया, उसके बाद बैंक को उसका काम पसंद नहीं आया तो उसको वो हटा भी सकता है, लेकिन इसके लिए भी आरबीआई का प्रायर अप्रूवल का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके का जो रिक्वेस्ट रहेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर को हटाने का, तो वो रिक्वेस्ट जो आरबीआई के पास जाएगा तो वो बोर्ड या जो ऑडिट कमेटी और बोर्ड है उसके अप्रूवल के साथ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई ऑडिटर या फिर ऑडिट फर्म है जिसने कि अपना टेन्योर खत्म कर लिया है, उसने पूरा 3 साल काम कर लिया है या फिर उसने 1 साल या फिर 2 साल काम कर लिया है, तो इसके बाद वो सेम बैंक के अंदर नेक्स्ट 6 साल के लिए एलिजिबल नहीं होगा अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट के लिए। इस चीज को यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया गया है। कोई ऑडिटर है या फिर ऑडिट फर्म है जिसने कि किसी बैंक के अंदर अपना जो उसका टेन्योर है वो कंप्लीट कर लिया है या फिर उसका जो आधा टेन्योर है वो उसने कंप्लीट किया, 1 साल काम किया या 2 साल काम किया, तो इसके 6 साल तक उस पर्टिकुलर ऑडिटर या ऑडिट फर्म को एलिजिबल नहीं माना जाएगा सेम बैंक के अंदर अपॉइंटमेंट या फिर रीअपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसी चीज को रिपीट किया गया है कि अगर कोई ऑडिटर है या फिर ऑडिट फर्म है जो कि मान लीजिए 1 साल काम करता है और बचा हुआ 2 साल के लिए उसको अपॉइंट नहीं किया गया, या फिर 2 साल काम करता है और बचा हुआ 1 साल के लिए उसको अपॉइंट नहीं किया गया, रीअपॉइंट नहीं किया गया, तो इस केस में भी वो और 6 साल तक
यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। हालांकि जो ऑडिट फर्म है वो ऑफ कोर्स दूसरे बैंक के अंदर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो कंडक्ट कर सकता है। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ऑडिट फर्म मैक्सिमम एक साथ कितने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक ऑडिट फर्म एक साथ एक साल के अंदर मैक्सिमम 5 बैंकों का स्टैट्यूटरी ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। यहाँ पे पांच बैंकों में हम किसका बात कर रहे हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो ऑडिट फर्म एक साल के अंदर एक साथ मैक्सिमम 5 बैंकों का स्टैट्यूटरी ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। और यहाँ पे 5 बैंकों में से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का संख्या 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए, यहाँ पे जो 5 का लिमिट है, ये लिमिट आरबीआई का जो 2021 का गाइडलाइंस था, जिसमें आरबीआई ने बोला था कि ऑडिट फर्म एक साल के अंदर एक साथ 20 रेगुलेटेड एंटिटीज का जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो कंडक्ट कर सकता है, इसके अलावा है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी अच्छे से इसको क्लेरिफाई किया गया है। जैसे कि देखिए, एक ऑडिट फर्म एक साथ एक साल के अंदर 4 कमर्शियल बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है, 8 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, 8 एनबीएफसीज का और 5 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का, और इसमें एक से ज्यादा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं होना चाहिए, उसका ऑडिट कर सकता है। इस चीज को यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है और कोई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, तो कोई भी ऑडिट फर्म एक साथ उन दोनों का स्टैट्यूटरी ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे बोला गया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर के फी को लेकर के बोला गया है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो फी होगा वो रीजनेबल होना चाहिए और बहुत सारी चीजों के साथ वो कमेंसरेट करना चाहिए, यानी कि बहुत सारे फैक्टर के प्रपोर्शन में वो होना चाहिए। जैसे कि ऑडिट का स्कोप क्या है, उसका कवरेज क्या है, उस पर्टिकुलर बैंक का एसेट साइज क्या है, कितने जगह में उसका एसेट फैला हुआ है, उसके बाद यहाँ पे उस पर्टिकुलर बैंक के अंदर कितना अकाउंटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है। जाहिर सा बात है कि अगर ज़्यादा अकाउंटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स रहेगा तो जो ऑडिट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा और उसके हिसाब से फिर पैसा लिया जाएगा। इसके बाद ट्रांजेक्शन्स कॉम्प्लेक्सिटी को देखा जाएगा कि कहीं कुछ मर्जर या एक्विजिशन तो नहीं हुआ है। अगर कुछ ऐसा हुआ रहेगा तो ऑडिट जो होगा वो और थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, और इस हिसाब से उसको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसको। इसके बाद लेवल ऑफ कंप्यूटराइजेशन देखा जाएगा कि बैंक का जो सिस्टम है वो कितना कंप्यूटराइज है। किसी प्रकार का अगर फ्रॉड का रिस्क रहेगा तो इस चीज़ को भी ध्यान में दिया जाएगा। तो ये सब अलग अलग फैक्टर है जिसके प्रपोर्शन में जो फी है ऑडिटर का वो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जनरल बातें बोला गया है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि बैंक एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी उसको तैयार करेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए, और उस बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी को वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करेगा, पब्लिक डोमेन में लाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होगा उसमें कौन कौन सा ब्रांच, कौन कौन सा बिजनेस को कवर किया जाएगा, इसके लिए पूरा गाइडलाइन दिया गया है इस सर्कुलर के अंदर। तो उसके बारे में बताया गया है। और स्टैट्यूटरी ऑडिट स्मूथली हो सके इसके लिए यहाँ पे बोला गया है बैंकों को कि वो ऐसे ऑडिट फर्म को प्रेफर करे जो कि उस पर्टिकुलर जहाँ पे ऑडिट हो रहा है उस पर्टिकुलर लोकेशन का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें वो प्रोफिशिएंट हो। तो बैंकों को बोला गया है कि ऐसे ऑडिट फर्म को प्रेफर करने के लिए जो कि जहाँ पे ऑडिट हो रहा है, जो ऑडिटिव बैंक है जहाँ पे वो लोकेटेड है, वहाँ पे वो जो लोकल लैंग्वेज है उसमें वो प्रोफिशिएंट हो। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ऑडिट शुरू होने से पहले जो बैंक है वो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसको आरबीआई के रूल रेगुलेशन के बारे में बताएगा, जो भी रेलेवेंट आरबीआई रेगुलेशन है उसके बारे में बताएगा, जो बैंक का सिस्टम है, जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताएगा, बैंक स्टैट्यूटरी ऑडिटर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या उसका रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताएगा। तो ये पूरा हमने गाइडलाइन के बारे में बात कर लिया जो किस चीज़ को लेकर के इशू हुआ है। जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, उसके अंदर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, रीअपॉइंट किया जाता है, उसको लेकर के ये पूरा गाइडलाइंस इशू हुआ है। आई होप जितना सारा भी पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपने दूसरे सर्कुलर को देखते हैं।
यहाँ पे जो हमारे पास सर्कुलर है, ये सर्कुलर 17 जनवरी 2024 का है। आपको पता होगा कि जब भी किसी बैंक को आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में शामिल कर दिया जाता है, तो वो बैंक शेड्यूल बैंक कहलाने लगता है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में शामिल किया जाता है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको आरबीआई ने डिवाइस किया है, उसमें आरबीआई ने चेंजेस लाए हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस सर्कुलर के अंदर। देखिए, 2013 से पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में शामिल नहीं किया जाता था। 2013 से आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से एप्लीकेशन को कंसीडर करना शुरू किया, उसको आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में शामिल करने के लिए। और यहाँ पे 1 अप्रैल 2013 से जो भी प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स है जो कि लाइसेंस्ड है और जिसका डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज 750 करोड़ से कम नहीं है, उसको एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रीट किया जाने लगा। जो आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 42 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए सब क्लॉज 3 है, उसके तहत सिंपली कहूं तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में शामिल होने के लिए वैसे प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जो कि लाइसेंस्ड है, जिसका डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी 750 करोड़ से कम नहीं है, उसको एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे ट्रीट किया जाने लगा। ठीक है, और यहाँ पे वैसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में शामिल होना चाहता है, तो और अगर वो अपने फाइनेंशियल असेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पे इन सब फाइनेंशियल क्राइटेरिया के ऊपर खरा उतरता है, तो वो आरबीआई को एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। अब यहाँ पे उसके असिस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से कौन कौन सा फाइनेंशियल क्राइटेरिया है जिसके ऊपर वो खरा उतरना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही है कि उसका जो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, यानी कि जो टोटल डिपॉजिट है, वो पूरे 1 साल के लिए कंटिन्यूअस बेसिस पे लगातार 750 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। उसका जो CRAR है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, वो कम से कम 12% होना चाहिए। उसका जो पिछले 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें नेट प्रॉफिट दिखना चाहिए। उसका जो ग्रॉस एनपीए है वो 5% या फिर 5% से कम होना चाहिए। और वो जो CRR SLR रिक्वायरमेंट होता है, जो कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का रिक्वायरमेंट होता है, उसका उसके द्वारा कंप्लायंस किया जाना चाहिए और उसने किसी भी प्रकार का मेजर रूल रेगुलेशंस का उल्लंघन नहीं किया है। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अपने आप को आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में शामिल करना चाहता था और जो अपने असिस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पे इन सब फाइनेंशियल क्राइटेरिया के ऊपर खड़ा उतरता था, वो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकता था रेलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ, जो भी अर्बन बैंक डिपार्टमेंट का रीजनल ऑफिस है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर। तो देखिए, आपको पता होगा कि 2022 में क्या हुआ था। 2022 में आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 4 टियर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जारी किया था, रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जारी किया था। इससे पहले 2 टियर फ्रेमवर्क था। 2022 में आरबीआई ने 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जारी किया था, जिसके तहत जितना भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसको आरबीआई ने 4 टियर में बांट दिया था। अब यहाँ पे पिछले वाले लेक्चर में भी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो लोग नए हैं और जो लोग देख भी चुके हैं उनको भी थोड़ा सा याद हो जाए, उसके लिए एक बार और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, टियर 1 के अंदर वो सब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है जिसका डिपॉजिट साइज 100 करोड़ रुपए तक है। इसके अलावा जो भी यूनिट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है, यानी कि ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसका कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सिंगल ब्रांच है, जो सैलरी अर्नर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है, यानी कि ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसको कि गवर्नमेंट स्टाफ्स के द्वारा, जो कोई पीएसयू में एम्प्लॉयज काम कर रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके द्वारा सेटअप किया गया है। तो टियर 1 के अंदर जो भी यूनिट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, सैलरी अर्नर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, जो और जिसका डिपॉजिट साइज, और वैसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसका डिपॉजिट साइज 100 करोड़ रुपए तक है, वो सब टियर 1 के अंदर आता है। ठीक है, टियर 2 के अंदर वैसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है जिसका डिपॉजिट साइज 100 करोड़ से ज्यादा है और 1000 करोड़ तक है। टियर 3 के अंदर वैसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है जिसका डिपॉजिट साइज 1000 करोड़ से ज्यादा है और 10,000 करोड़ तक है। टियर 4 के अंदर वैसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है जिसका डिपॉजिट साइज 10,000 करोड़ से ज्यादा है। तो ये यहाँ पे
आरबीआई ने 2022 में जो रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो जारी किया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था जिसको कि 2022 में जारी किया गया था, उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी नॉर्म को लाने के लिए, जो एलिजिबिलिटी नॉर्म है जिसके ऊपर अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स खरा उतरता है तो उसको आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में शामिल किया जाता है। तो उस एलिजिबिलिटी नॉर्म को रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से लाने के लिए यहाँ पे आरबीआई ने एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को रिवाइज किया है। लेकर के जो भारत सरकार है उसने सितंबर 2023 में नोटिफिकेशन जारी किया था और उसके हिसाब से जो भी टीयर 3 और टीयर 4 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, जो लाइसेंस टीयर 3 और टीयर 4 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है और जो कि फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के तौर पे क्लासीफाई है, उसको यहाँ पे एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए के सब क्लॉज 3 के तहत। अब यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि जो भी लाइसेंस टीयर 3 टीयर 4 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है जो कि फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के तौर पे क्लासीफाई होता है। तो यहाँ पे कौन सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एज अ फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के तौर पे क्लासीफाई होता है। तो देखिए 2022 में जब आरबीआई ने रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जारी किया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, तो तभी ही आरबीआई ने जो रिवाइज्ड क्राइटेरिया है जिसके आधार पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, जो क्राइटेरिया है जिसके आधार पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स घोषित किया जाता है, उसको भी आरबीआई ने रिवाइज किया था। तो रिवाइज क्राइटेरिया क्या है जिसके आधार पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक घोषित किया जाता है? सबसे पहला तो ये है कि उस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो CRAR है वो मिनिमम CRAR जो एप्लीकेबल है उससे कम से कम 1 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मिनिमम CRAR एप्लीकेबल है 12%, तो उस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो CRAR है वो 13% होना चाहिए, कम से कम 13% होना चाहिए फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड के तौर पर क्लासीफाई होने के लिए। उसके बाद उसका जो नेट NPA है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पिछले 4 साल में से 3 साल में उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें नेट प्रॉफिट दिखना चाहिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसके द्वारा किसी भी प्रकार का CRR या SLR को मेंटेन करने में डिफॉल्ट नहीं किया गया हो। उसके बैंक का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो रोबस्ट होना चाहिए और उसके बोर्ड में कम से कम 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर होना चाहिए। बैंक पूरी तरह से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड हो और उसके ऊपर पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में किसी भी प्रकार का मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज नहीं किया गया हो आरबीआई के किसी डायरेक्टिव या गाइडलाइन के उल्लंघन में। तो ये सब क्राइटेरिया है जिसके ऊपर अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स खरा उतरता है तो उसको फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के तौर पे क्लासीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी लाइसेंस टीयर 3 और टीयर 4 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो कि फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के तौर पे क्लासीफाई होता है, तो उसको यहाँ पे एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा जो आरबीआई एक्ट 1934 के जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें शामिल होने के लिए। और यहाँ पे देखिए टीयर 3 जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसके लिए क्या बोला जा रहा है कि जो टीयर 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है वो एज अ टीयर 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के तौर पे क्लासीफाई होने के लिए उसका जो मिनिमम डिपॉजिट का रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर वो लगातार 2 साल तक खरा उतरना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी टीयर 3 टीयर 4 लाइसेंस्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और जो फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के तौर पे क्लासीफाई होता है, वैसा एलिजिबल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अगर इन दोनों क्राइटेरिया के ऊपर खरा उतरता है तो वो आरबीआई को एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। अब ये दोनों क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो है कि उसका जो CRAR होगा वो मिनिमम CRAR रिक्वायरमेंट जो एप्लीकेबल होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए उससे कम 3% ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर मिनिमम CRAR रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए 12%, तो उसका कम से कम 15% होना चाहिए और उसके द्वारा किसी भी प्रकार का रूल, कोई मेजर रूल या रेगुलेशन का उल्लंघन नहीं किया गया हो। अब यहाँ पे देखिए ये जो CRAR का रिक्वायरमेंट है कि ये मिनिमम CRAR रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल से कम 3% ज़्यादा होना चाहिए, तो ये कैसे पता चलेगा कि किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो CRAR है वो मिनिमम CRAR रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल से 3% ज़्यादा है? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उस बैंक का जो
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो असिस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, जो आरबीआई इंस्पेक्शन रिपोर्ट का फाइंडिंग्स होगा, या जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, जो भी लेटेस्ट होगा यानी कि जो भी रिसेंट होगा, उसके हिसाब से इस चीज को तय किया जाएगा कि वो इस क्राइटेरिया के ऊपर खरा उतरता है कि नहीं। तो जो भी एलिजिबल कोऑपरेटिव बैंक इन दोनों क्राइटेरिया के ऊपर खरा उतरता है, वो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में शामिल होने के लिए, उस एप्लीकेशन को वो रिजर्व बैंक का जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन का कंसर्न रीजनल ऑफिस है, उसको वो जमा कर सकता है। और जब ये एप्लीकेशन सबमिट करेगा तो वो 2 डॉक्यूमेंट के साथ इसको सबमिट करेगा। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट क्या है? तो सबसे पहला तो है यहाँ पे कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन। एनुअल जनरल बॉडी, बैंक का जो एनुअल जनरल बॉडी है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसके द्वारा जो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, जो कि बेसिकली उस एप्लीकेशन को ऑथराइज करेगा, तो वो रिजोल्यूशन, और उस रिजोल्यूशन में जो बैंक का अधिकारी है उसका नाम होना चाहिए, वैसे बैंक का अधिकारी का नाम होना चाहिए जिसको कि ऑथराइज किया गया है बैंक के बिहाफ में आरबीआई से कम्युनिकेट करने के लिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो एप्लीकेशन के साथ ये होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैंक का जो भी मेजर फाइनेंशियल डिटेल होगा, इंक्लूडिंग लास्ट 3 साल का जो पब्लिश्ड बैलेंस शीट है, उसका कॉपी ये एप्लीकेशन के साथ उसको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ ये होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, ये जो भी इंस्ट्रक्शंस है जिसके बारे में हमने बात किया, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए के तहत इशू किया गया है। और यहाँ पे जो भी ये रिवाइज इंस्ट्रक्शंस है, वो जिस दिन इस सर्कुलर को इशू किया गया, यानी कि 17 जनवरी 2024 को इस सर्कुलर को इशू किया गया है, तो उस डेट से ही ये जो रिवाइज इंस्ट्रक्शंस है वो लागू हो गया है। और यहाँ पे जो 2013 वाला सर्कुलर था, उसको यहाँ पे हटा हुआ माना जाएगा, उसको यहाँ पे रिपील माना जाएगा, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर। आई होप आपको जितना सारा भी पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस लेक्चर का लास्ट सर्कुलर था। आई होप आपको जितने सारे भी सर्कुलर हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कंफ्यूजन रहने से आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और 1-2 सर्कुलर जो बच गया है, उसको जब हम एमसीक्यू वाला लेक्चर लेकर के आएंगे तो उसमें हम उसको कवर कर लेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।